डेवलपमेंट एजुकेशन के साथ फाइनेंस की ज़रूरत है लोगों की। जब फाइनेंस मिलेगा, जो आज गवर्नमेंट बोलती है, बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है माइक्रो लेवल पे फंडिंग करो। आज कोकन बैंक का डिपॉजिट आज की पोजीशन 755 करोड़ है। लोनिंग इज 348 करोड़। अप्रॉक्सीमेट बिजनेस इज 1250 करोड़। हमारा टर्नओवर 2400 करोड़ के ऊपर है। हमारा डिपॉजिट 755 है। तो हमारे जो एसेट है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है 970 करोड़ की। भी हमारे कम्युनिटी के लोग पहला इधर छोटे छोटे बिजनेस करते थे, मगर आज ज़्यादातर कम्युनिटी के लोग हमारे एनआरआई है, फॉरेन में रहते हैं। तो कम्युनिटी के लोग फॉरेन में जाने से थोड़ा दूर हो गए हैं। वैसा एक आरबीआई का रूल है, 2 साल तक कोई ऑपरेट नहीं करेगा अकाउंट, तो उसको फिर वो डोरमेंट अकाउंट होता है, वो कस्टमर के लिए ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश चंद्रा। आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। हम जो आज यहाँ कोकन बैंक के मुख्य ब्रांच में बैठे हैं और यहाँ पर जो है आज सुबह सुबह एक इवेंट हुआ है जिसके अंदर पद्मश्री जे काजी साहब आए थे, मुस्ताक अंतुले साहब थे, बहुत सारे लोग थे। और उसमें जो है आसिफ साहब जो है यहाँ के जो चेयरमैन है कोकन बैंक के, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे कोकन बैंक जो पहले रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के नाम से चलती थी, आज वो बढ़कर इतना मुकाम तक पहुंचा है, बहुत बड़ी मुकाम हासिल किया है। इस बीच में क्या हुआ, हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आसिफ साहब। आसिफ साहब, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। आप बताइए, ये सफर जो है, जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हुआ, आज जो है कोकन बैंक मर्केंटाइल के का इतना बड़ा पेड़ आपने लगाया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कोकन बैंक एक हमारे कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल लोगों ने 53 इयर्स पहले इसकी शुरुआत डाली थी, रत्नागिरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की। उसके बाद हम रत्नागिरी से निकल के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में एक, दोनों डिस्ट्रिक्ट एक थे, तो रत्नागिरी थी। रत्नागिरी से हम जब आए, रत्नागिरी के इंटेलेक्चुअल लोग जो मुंबई में रहते, और उस वक्त क्या डेवलपमेंट एजुकेशन के साथ फाइनेंस की ज़रूरत है लोगों की। जब फाइनेंस मिलेगा, जो आज गवर्नमेंट बोलती है, बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है माइक्रो लेवल पे फंडिंग करो, तो उस वक्त 53 इयर्स पहले हमारे बुजुर्गों ने वो सोच रखी थी। कोई भी हल्के का डेवलपमेंट हो तो एजुकेशन के साथ फाइनेंस लगता है। जब वो बैंक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से कुछ सालों बाद एज अ बैंक बनी, आज की पोजीशन है बैंक के 25 ब्रांचेस है। ये हमारा हेड ऑफिस है। 25 ब्रांचेस हमारे 6 मुंबई जोन में है, 6 रायगढ़ थाना जोन में है, 6 रायगढ़ जोन में, 6 रत्नागिरी में, और कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक सब लोगों की दुआ से आज एक मल्टी स्टेट बैंक है। हम पूरे इंडिया में किधर भी कोई भी स्टेट में खोल सकते हैं। तो हमने कोकन में सब ब्रांचेस होने के, मुंबई कोकन में हमने उसको गोवा में खोले, क्योंकि गोवा एक हमारा कोस्टल जोन है, उस हिसाब से हमने गोवा। आज कोकन बैंक का डिपॉजिट आज की पोजीशन 755 करोड़ है। लोनिंग इज 348 करोड़। अप्रॉक्सीमेट बिजनेस इज 1250 करोड़। हमारा टर्नओवर 2400 करोड़ के ऊपर है। हमारा डिपॉजिट 755 है। तो हमारे जो एसेट है, हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है 970 करोड़ की। आज हमारे 25 में से 22 ब्रांचेस हमारे खुद के ओनरशिप के हैं। आज हमारा हेड ऑफिस जहाँ मजगांव में एक दुकान 3.5 करोड़ की है, अप्रॉक्सीमेट 20,000 का है। पहले तो कारपेट में चलता था, आज ये 20,000 स्क्वायर फीट है। आज हमारे 25 में से 22 ब्रांच खुद के, ये हमारी स्ट्रेंथ है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ, खुसूसन मुंबई के, कोकन के, पूरे जो भी हल्के से हमारी ब्रांचेस है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग कीजिए। हम वो सब फैसिलिटीज़ देते हैं जो दूसरी बैंकें देती है। आज हमारे पास बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, हम डिजिटाइजेशन है, कोई भी IMPS बोलिए, नेट बैंकिंग बोलिए, ऑनलाइन बैंकिंग को कुछ आरबीआई के पैरामीटर्स रहते हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में अगर आप लोगों का साथ रहेगा, दुआ रहेगी, तो ये बैंक एक नए मकाम पे जाएगी। तो जो भी फैसिलिटीज़ है और जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से इंशाल्लाह जिधर भी हम शॉर्ट है उसको भी हम पूरा करेंगे। सर, ऐसा देखने में आता है, जैसा भी आपने जो कि वो इवेंट में कहा है कि हमें जो है कि मतलब वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो दूसरी बैंकों ने इतना जल्दी रिकवर किया, और उनका फाइनेंस का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया, और आपके बैंक का जो है कि मतलब उतना स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं। क्या वजह हो सकती है? नॉर्मली कम्युनिटी जो कोऑपरेटिव बैंक रहती है, कम्युनिटी बेस्ड रहती है।
हर एक कम्युनिटी के लोग ही पहला उससे जुड़ते हैं। हमारे भी कम्युनिटी के लोगों ने पहला उसको जुड़ के बनाए थे। आज भी हमारे कम्युनिटी के लोग पहला इधर छोटे छोटे बिजनेस करते थे, मगर आज ज़्यादातर कम्युनिटी के लोग हमारे एनआरआई है, फॉरेन में रहते हैं। तो कम्युनिटी के लोग फॉरेन में जाने से थोड़ा दूर हो गए हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कम्युनिटी के लोग जुड़े, क्योंकि जब कम्युनिटी के लोग जुड़ेंगे तो दूसरे माइनॉरिटी के लोग जुड़ेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कास्ट और रिलीजन के। हम एज अ बैंक चला रहे हैं, हम सभी कास्ट सभी रिलीजन किसी को हम डिफरेंस करते नहीं। हम एज अ बैंक प्रोफेशनल रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस में हम चलते हैं। मगर क्या होता है, जब घर के लोग जुड़ेंगे तो दूसरे लोग जुड़ेंगे, तो घर के कम्युनिटी के माइनॉरिटी के एरिया के लोग जुड़ना चाहिए, कोकन के लोगों ने जुड़ना चाहिए। इसका नाम ही कोकन बैंक है। कोकन के जो कोस्टल बेल्ट के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। जब हमारे लोग, आज मैंने आपको फिगर्स बताया, बैंक की पोजीशन बताया, बैंक जितना डिपॉजिट है उससे ज़्यादा हमारे एसेट है, बैंक एकदम महफूज है। ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बैंक भी नए मकाम पे पहुँचेगी। हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसा ही आपने कहा कि कम्युनिटी बेस पे, और ये पूरा मुंबई से लेके रत्नागिरी और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ये कोकन बेल्ट में ही आते हैं। तो सर इसकी वजह क्या बनती है कि जो कम्युनिटी है आपके वो लोग जुड़ नहीं रहे? कहीं एडवर्टाइजिंग में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, या आप उनके पास तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या फिर वो क्या वजह हो सकती है? पहला ऐसा होता था, बैंकिंग रहती थी, लोग चल के आते थे। आज जो है कम्युनिटी बेस होने से हम आज ज़्यादा से ज़्यादा हमने हमारे में चेंजेस लाए। हम जो भी आरबीआई का गाइडलाइंस रहता है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। आज डिजिटाइजेशन ज़्यादा है। आज हमारे लोगों ने भी, हम हमारी टीम से भी कहते हैं, और हमारी कोशिश हमेशा है कि हम लोगों के दौर पे हम जा भी रहे, जिस तरीके से हमको जाना चाहिए वो भी हम कर रहे। मगर फिर भी जो दूसरे बैंक जो सर्विसेज देते हैं, प्राइवेट कोऑपरेटिव बैंक को लिमिटेशंस रहती है आरबीआई के गाइडलाइन में। और प्राइवेट बैंक बोलिए, नेशनलाइज बैंक बोलिए, उनके पास पावर्स रहते हैं। अगर हमको लोन देना है तो हमको आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से बोर्ड में जाएगा, फिर वो पास होगा। नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक के पास पावर रहते हैं, उनको ज़्यादा छूट होती है, उसकी वजह से उन लोग ईजी बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं। हम उनको कम्पीट करने की कोशिश कर रहे और कर भी रहे। आज पहले से हमारा ग्राफ देखेंगे तो हम काफ़ी ऊंचाई पे है। आज हमारा डिपॉजिट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, कासा जो स्ट्रेंथ बोलते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, हमारा कुछ साल पहले 6.5% था, लास्ट ईयर 5.5% था। आज कासा लो कॉस्ट डिपॉजिट जो कहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, आज हमारा 4% है। ये हमारी स्ट्रेंथ है, यानी लोग हमारे से जुड़ रहे, और ये इसी तरह अगर लोग जुड़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ आने वाले सालों में हम जो भी चीज़ें आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से हम दे नहीं पा रहे, या सर्विसेज में हमको शॉर्टफॉल है, इंशाल्लाह सभी सर्विसेज हम दे पाएंगे। तो सर ऐसा देखने में आता है कि जब लोग पहले जो है 2014 के पहले लोगों को बहुत सारे जब अकाउंट खोलते थे तो उस समय बहुत सारी फैसिलिटी थी, जैसा कि अगर वो महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में भी अगर डिपॉजिट नहीं करते तो भी उनका सेफ रहता था। अब तो ऐसे हालात हो गए हैं, अगर 2 महीने या 3 महीने अगर वो कुछ ट्रांजेक्शन नहीं करता है तो उसकी अमाउंट जो है काट ली जाती है। सर ये कोई वजह तो नहीं है कि जो लोग पीछे हट रहे हैं? नहीं, हमारे इधर उस तरीके का ऐसा नहीं है। हमारे इधर ऐसा 2-3 महीने में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो नहीं काटते हैं। वैसा एक आरबीआई का रूल है, 2 साल तक कोई ऑपरेट नहीं करेगा अकाउंट तो उसको फिर वो डोरमेंट अकाउंट होता है। वो कस्टमर के लिए ही करते हैं। वो कस्टमर के लिए इसलिए होता है कि 2 साल बाद वही कस्टमर है क्या नहीं जिसका पैसा रखा हुआ था। समझिए आप, कोई कस्टमर अगर फॉरेन चला गया, 2 साल बाद आया, तो उसके बीच में कोई उसके अकाउंट का मिसयूज़ ना करे, इसलिए। और ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में कोई भी बैंक काटती होगी। शायद आपके यहाँ न्यूज़ आपको थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन, 2-3 महीने में तो नहीं काटते। मगर जिधर स्टैग्नेंट अकाउंट रहता है, बहुत सा 1 साल बोलिए, 6 महीने के बाद ही बोलिए, जिधर, क्योंकि आपका पैसा मेंटेन करने के लिए भी बैंक को एक्सपेंसेस है, तो किधर किधर आरबीआई परमिशन देती है। आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से मिनिमम सर्विस चार्जेस जो है वो बैंक लगाती है। वो इसलिए लगाती है क्योंकि आपका पैसा आप रख के 2 साल भूल गए, साल भूल गए, आपका पैसा महफूज है, मगर उसको बैंक को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं उसका खर्चा तो निकलना चाहिए ना, तो जो मिनिमम चार्जेज है इसीलिए लगाते हैं। सर ऐसा भी देखने में आता है जो आरबीआई की जो गाइडलाइन है, ये आरबीआई की जो गाइडलाइन है, ये जो है भारत सरकार के अधीन होता है ना।
भारत सरकार के अधीन होने के नाते जो है समय समय पर इसमें भारत सरकार अपने मन के मुताबिक जो भी चेंजेस करती है, तो उस पर जो है कि मतलब बैंक पर क्या असर पड़ता है? मैं एक बैंक का चेयरमैन हूँ। मैं समझता हूँ हमने भारत सरकार के पॉलिसी पे तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत सरकार एक गवर्नमेंट है जिसके ब्यूरोक्रेट रहते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स रहते हैं। वो उसके प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करके पॉलिसी बनाते। वो पब्लिक के फायदे के भी बनाते, पब्लिक के नुकसान के नहीं बनाते, मगर वो जो है कई महीनों उसके ऊपर स्टडी करते हैं। उसके बाद वो गवर्नमेंट पॉलिसीज RBI को डायरेक्ट देती है, या RBI के लोग जो है बड़े बड़े ऑफिसर्स है उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। किधर भी पब्लिक के अगेंस्ट वो पॉलिसीज रहती नहीं है, पब्लिक के फेवर की रहती है। मैं समझता हूँ कभी भी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई होगी जो पब्लिक के अगेंस्ट हो। गवर्नमेंट चलाने के लिए उन लोग बेटर समझ सकते हैं। मैं एज एन बैंक गवर्नमेंट के किस तरीके से चला रही हो तो डायरेक्शन देने से। सर ऐसा भी है कि जैसा कि देखने में आता है कि बहुत सारे बैंक जो है वो मर्ज हो गए हैं। पिछले टाइम भी जो है कि मतलब बहुत सारे बैंक जो है मर्ज हुए हैं। देना बैंक जो है कि वो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ है। ऐसा बहुत सारे, तो सर इसका जो वो अकाउंट होल्डर जो होते हैं तो उनको तो दुविधा ही आती होगी, दूसरे बैंक में जब वो जाते हैं दूसरे उसमें आते हैं। ऐसा आपके बैंक की तरफ भी रुख तो हुआ होगा? ये जो गवर्नमेंट बैंक्स जो मर्ज होते हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है। गवर्नमेंट बैंक्स रहते हैं, वो पैसा किसी सबका सभी कस्टमर का पैसा सेफ रहता है। वो जो बड़े बड़े बैंक्स है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि जितने कम बैंक रहे तो ऑपरेट करने के लिए या सुपरविजन करने के लिए इजी रहे, ताकि पब्लिक का पैसा सेफ रहे। उनके अपने पॉलिसीज़ है, उनके पॉलिसीज़ के हिसाब से अभी आज सभी जो हमारे लेवल पे है स्मॉल फाइनेंस बैंक खुलते हैं। हमको भी परमिशन RBI अगर हम चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं मर्ज होने के लिए या स्मॉल फाइनेंस करने के लिए। मगर कम्युनिटी बेस्ड जो रहता है, कम्युनिटी के लोगों ने 50 साल इसको मेहनत करके आज इसको बनाया है, और जो हमारे बुजुर्गों ने आज बना के जो हमारे हाथ में दिया, आज 25 में से 22 ब्रांच हमारे ओनरशिप के। तो जितना मैंने कहा हमारा डिपॉजिट है उससे ज़्यादा हमारी एसेट है। तो हमारी बैंक सेफ है, तो हमने उसी तरह सेफ ही रखना चाहिए। कम्युनिटी की बैंक है, उसका आज अगर बैंकिंग लाइसेंस एक बार मर्ज हो गए या किसी के साथ कोई मर्ज होता है तो तुम्हारी आइडेंटिटी बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक कम्युनिटी बेस्ड ही रहते हैं। कम्युनिटी के लोग ही उनको चालू करते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी फिर आज बैंक खोलना बहुत डिफिकल्ट है। मैं समझता हूँ नामुमकिन है, क्योंकि बैंकिंग लाइसेंस RBI ईजी देता नहीं है। तो ये थे आसिफ दद्दन साहब। आसिफ भाई, एक बात रह गई है, आपके इतने सारे उपभोक्ता हैं, बैंक के कस्टमर हैं और आपके ऑफिसर हैं, उनके लिए आप एक स्लोगन में आप कुछ संदेश दीजिए। बैंक के कस्टमर्स को भी दूँ और इसको भी आपके ऑफिसरों को भी दीजिए। मैं मेरे ऑफिसर्स तो आज जो बैंक जो चल रही है, बेशक मैनेजमेंट का डायरेक्शन रहता है, मैनेजमेंट पॉलिसी बनाती है, मगर एक्चुअल मेहनत करने वाले ऑफिसर्स और स्टाफ भी रहते हैं। बेशक उन लोग भी मेहनत कर रहे हैं, मगर आज जो मार्केट है बैंकिंग सेक्टर स्ट्रेस सेक्टर है, जितनी उनकी भी लिमिटेशंस रहती है हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज हमारे यहाँ पहले अकाउंट जो साल भर में खुलते थे आज महीने में खुल रहे हैं, तो हमारे ऑफिसर स्टाफ भी मेहनत कर रहे हैं। हमने हमेशा हमारा मैनेजमेंट का भी उनको साथ रहा, और इंशाल्लाह हम एज अ टीम काम करेंगे और हमारे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये बैंक जिधर है उससे बड़े मुकाम पे जाने में देर नहीं करेंगे। ये थे आसिफ दद्दन साहब, जिन्होंने बैंक के बारे में बताया, शुरुआत से लेकर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से लेकर आज जो है कोकन बैंक एक बड़ी बैंक जो है बन चुकी है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी जो उन्होंने दिया है। आप देखते रहिए समाचार यात्रा।